हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और ये अपना सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अपने को बीच में एंड करना पड़ा था। तो अपन ने 15th क्वेश्चन तक कर लिया था, लेकिन अपन 15th क्वेश्चन थोड़ा मिड में रह गया, तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मैस एप है जिसको HCF बोलते हैं वो है 10। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है, यानी ऐसे कितने पेयर बनेंगे। कोई भी दो नंबर अपने को ऐसे लेने हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ठीक है। उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 1500। लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन और दे दी कि इसका जो HCF है, HCF क्या चीज़ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि उन दोनों नंबर्स के अंदर, या फिर मैं ये कहूँ कि जो दोनों नंबर्स होंगे ना वो अपने क्या होंगे, 10 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है ना। यानी वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 के मल्टीपल होने चाहिए। अब एक चीज़ बताओ आप, 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना, और अपने को ऐसे संभावित युग्म बनाने हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1500। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टर्स के अंदर, और अपन देखते हैं कि कितने फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF जो है वो कितना है, 10 आए। तो मेरे सामने पहली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 इंटू 10। होगी कि नहीं होगी। अगर मैं 150 को 10 से गुना करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1500। पहली वैल्यू ये है। अब एक चीज़ बताओ, क्या कहने को अपन ये भी तो कह सकते हैं कि 75 इंटू 20 ये भी तो कितना होता है, 1500 ही होता है कि नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ पे 75 का जो HCF है वो 10 है या नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे 75 और 20 का अगर मैं HCF निकालने जाऊँ तो वो 10 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के HCF के लिए कंडीशन क्या है कि उसके एंड में क्या आना चाहिए, 0। तो मेरे पास में दूसरी ऐसी चीज़ जो है ना, जो दूसरा फैक्टर आएगा वो ये आएगा 30 इंटू 50। मेरे पास में पहला फैक्टर क्या है, 150 इंटू 10, दूसरा फैक्टर क्या है, 30 इंटू 50। यानी मेरे पास में सिर्फ ऐसे दो युग्म हैं। अगर आपको तीसरा कोई युग्म याद आ रहा है या फिर आपको लगता है कि अपन बना सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो उसके बारे में, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपने पास में टोटल संभावित युग्म यहाँ पे कितने हैं, दो। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देके 27,500 में बेचा जाता है। तो बाइक का जो है ना, आपने से क्या पूछा है, मार्क प्राइस। आप जानते हो मार्क प्राइस क्या चीज़ होती है। मार्क प्राइस का मतलब क्या चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, उसकी कुछ भी कॉस्ट लगी होगी बनाने के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगती है, उसको स्टोरेज करने की कॉस्ट भी लगती है। तो एक जो रिटेलर होता है जो अपने पास में उस चीज़ को भेजता है या फिर जो बेचता है, ठीक है ना, वो अपना कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट ऐड करता है, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके वो क्या करता है, उसके ऊपर एक प्राइस मार्क करता है, उसके ऊपर एक लेबल लगा देता है कि ये इतने प्राइस का है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने मार्क प्राइस के ऊपर क्या दे दी, 44% की छूट दे दी। यानी मैं क्या मान लेता हूँ कि जो मार्क प्राइस है ना वो अपना कितना है, 100, ठीक है। इसके ऊपर छूट उसने कितनी दे दी, 44 की, ठीक है। तो अपने पास में जो अभी उसका रिसेंट जो अभी अपन ने खरीदा है वो प्राइस कितना हो गया, 56, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे 56 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 87,500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87,500 डिवाइड बाई 56, सिंपल। और अपने से पूछा क्या है कि बाइक का जो है वो अंकित मूल्य बताना है, यानी फाइनल अपने को प्राइस बताना है। कितना है अपने पास में, 100, समझ रहे हो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि दो जहाज़ हैं, ठीक है, वो एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों सररेख हैं। अब देखो आप है ना, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे क्या गिवन है कि जो दोनों शिप्स है ना वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रकाश स्तंभ होगा। प्रकाश स्तंभ का मतलब समझते हो, लाइट हाउस। यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई एक लाइट हाउस होगा, ठीक है। इन लाइट हाउस के दोनों साइड में दो जहाज़ हैं, एक जहाज़ इस साइड है और एक जहाज़ क्या है, ऑपोजिट साइड है, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं इसने क्या बोला कि दो जहाज अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी अगर अपन लाइट हाउस के ऊपर यहाँ से खड़े होकर इन जहाज़ को देखें, ठीक है, तो एक का अवनमन कोण मतलब यहाँ से ये जो दिख रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अपने पास में एक एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और दूसरी साइड जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपको ये पता है, जो हमेशा की ये याद रखना कि ये जो छोटे वाली एंगल होते हैं, ये डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा, चलो एक काम करता हूँ, मैं ढंग से डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ ये, ठीक है। अपने पास में एक ये ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल किस तरीके से बनाया मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब ये जो आपको खंबा दिख रहा है खड़ा हुआ, ये एक लाइट हाउस है, या फिर इसको आप खंबा मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक जो जहाज़ है अपना, एक जो शिप है वो यहाँ पे है, दूसरा जो शिप है वो अपने पास में यहाँ पर है,
ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है वो कितना मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है, गिवन है अपने को, और ये कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आपको अगर रेशियोज़ याद हैं, यहाँ पे इसने एक और कंडीशन दे दी कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 230√3। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 230√3। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 230√3। अब मुझे ये बताओ, आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री के रेशियोज़ पता है? अगर आपको रेशियोज़ नहीं पता है तो मैं एक अलग क्लास में ये सारा सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट इसका रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री का होता है 1√3 और यहाँ पे होता है 2। इसी तरीके से 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर के सामने क्या आता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसके जस्ट सामने जो ये दिख रही है आपको साइड, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके रेशियो क्या रहता है, 1√3 और 2। इसी तरीके से 60 डिग्री का रेशियो क्या रहता है, तो ये रहता है √3, 1 और 2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे, आप यहाँ पे एक चीज़ बताना मेरे को कि ये जो लाइट हाउस है, ठीक है ना, ये जो बीच में खंबा आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी लेंथ इस साइड से तो दिखा रहा है √3, इस साइड से दिखा रहा है 1। क्या ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि एक ही चीज़ की दो अलग अलग लेंथ्स हो सकती हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंथ को सेम बनाना पड़ेगा। पहला मेथड अपने पास में क्या है कि इस साइड को मैं क्या करूँ, √3 से डिवाइड कर दूँ। क्या करूँ, ये जो 60 डिग्री की जितनी भी रेशियो के अंदर वैल्यूज़ है ना, ठीक है, तो इनको मैं क्या करता हूँ, √3 से डिवाइड कर दूँ। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक रहेगा, तो इससे बेटर क्या है कि मैं इधर क्या करता हूँ, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ मेरे को दिख रही हैं इन सबको क्या कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये भी √3, ये भी √3, सेम हो गई कि नहीं होगी? और यहाँ पे मैं √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा, 3। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितनी आ गई, 3। ठीक है, समझ गए? तो ये जो यहाँ से लेके, ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 1। टोटल कितना हो गया, 4, और 4 मेरे को कितना दे रखा है, 230√3। समझ गए इतनी चीज़? अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि ये जो है ना प्रकाश स्तंभ, इसकी ऊंचाई बता दो, यानी लाइट हाउस जो है ना उसकी ऊंचाई बता दो। तो ऊंचाई कितनी है, √3। मुझे क्या निकालना है, √3। तो मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, 230√3, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और अगर मुझे √3 निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं √3 से। मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास वैल्यू आएगी 172.5, और यही क्या है, अपनी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के रेशियो पता होने चाहिए। 30 डिग्री के रेशियो में एक बार लिख देता हूँ, इसके रेशियो होते हैं 1:√3 और 2। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। इसी तरीके से 60 डिग्री का जो होता है वो होता है √3, 1 और 2। समझ गए? तो ये रेशियो अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका। अगर आपको सक्सेसिव इंक्रीज का पैटर्न पता है, क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज में, एक चीज़ बताओ, सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब पहली बार कोई चीज़ बढ़ी, फिर से वो चीज़ बढ़ गई। ठीक है, यानी पहली बार मैं कोई वैल्यू 20% बढ़ा रहा हूँ, अगली बार में मैंने उसको 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी ये चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ ही हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, अगर ये डिक्रीज़ होती तो अपन क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज़। ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर उसमें से कम होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अपने पास में SICI के अंदर भी आते हैं और परसेंटेज के अंदर भी आते हैं। तो ये देखो CI का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो समझने के लिए है वो क्या है, रेट कितनी दे रखी है अपने को, 20%। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है इसने, 20% जो है वो वार्षिक है। अगर मैं इसको अर्धवार्षिक के अंदर चेंज करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट है इसको आधा कर दो। समझ रहे हो? अगर पूरे साल के लिए 20% लग रही है तो 6 महीने के लिए तो 10% ही लगेगी ना। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, यानी मुझसे यहाँ पे क्या पूछा है कि ये ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, यानी मुझे रेट जो है ना वो 20% की जगह अब क्या बढ़ानी पड़ेगी, 10%। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज का। यानी x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 10, y की वैल्यू कितनी है, 10, 10 × 10/100। यानी मैं कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेट परसेंट है ये टोटल 2 साल भी बोल सकते हैं अपन, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि 2 अर्धवर्ष में मुझे 8,000 के ऊपर इस तरीके से क्या मिलेगा, इतना रेट, कितनी रेट, 21% की रेट से मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं कि 8,000
कितनी दे रखी है अपने को राशि? 8000। 8000 के ऊपर मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो 21 डिवाइड बाई 100, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके साथ सामने आंसर आ जाएगा 1680, यानी 1680 रुपये। इतनी चीज़ आपको समझ में आई? इसको सोल्व करके देख लेना। अगर ये तरीका ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है, दूसरा मेथड भी इसका है, ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही मेथड है। दूसरा मेथड क्या बोलता है? दूसरा मेथड है ट्री मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आप सीआई से इतना तो फेमिलियर होंगे कि सीआई के अंदर क्या होता है। सीआई के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है, या प्रिंसिपल प्लस आपका जो क्या बोलते हैं उसको ब्याज है, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इसके ऊपर भी ब्याज लगता है या नहीं लगता? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ट्री मेथड के अंदर क्या करते हैं? प्रिंसिपल कितना गिवन है मेरे को? 8000, ठीक है। रेट कितनी गिवन है? 10%। अभी बताया मैंने रेट का कंसेप्ट, यानी 1/10 इसको लिख सकता हूँ। कहने की बात क्या है कि मेरे को 8000 प्रिंसिपल के ऊपर 1/10 किसके हिसाब से एक साल में, यहाँ पे अर्धवार्षिक है, अपन मान लेते हैं कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी 800 रुपये। सेम वही चीज़ दूसरे साल के अंदर भी मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 800 रुपये। लेकिन आपको भी पता है कि सीआई के अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी अपने को ब्याज मिलता है, यानी 800 रुपये के ऊपर फिर से अपने को सेकेंड ईयर के अंदर इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, जो क्या होगा? 80। ये लो अपना टोटल ब्याज यहाँ पे आ गया, यानी ये टोटल कितना होगा? 1680। आप चाहो तो इस मेथड से चले जाओ, चाहो ये तो इस मेथड से चले जाओ, लेकिन ये वाला जो मेथड है, पहला मेथड, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इससे क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी हो जाएगा आपको। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना किस बारे में है? ये पार्टनरशिप चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि ABC एक निश्चित निवेश करते हैं तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रम से, कालावधि मतलब उनके टोटल टाइम का रेशियो अपने को दे रखा है 3:2:7, और ABC को लाभ का अनुपात क्रम से 4:3:14 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैं आपसे पूछूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, ये कंप्लीट अलग चैप्टर है, लेकिन आप समझना इस चीज़ को। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो अपन बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? स्पीड इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता? अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा टाइम से। और इसी तरीके से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा स्पीड से। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो कंप्लीट चैप्टर है वो इसी एक फॉर्मूले के ऊपर चलता है? इसी तरीके से अपना जो पार्टनरशिप चैप्टर है ना, उसके अंदर भी एक छोटी सी चीज़ है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अपने को प्रॉफिट कब मिलता है? जब मेरे भाई मैं किसी कैपिटल को किसी टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, यानी मेरे पास में कितनी पूंजी मैं कितने समय के लिए लगाता हूँ, वही तो मेरा प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे कैपिटल बताओ, तो कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। इसी तरीके से अगर मैं आपसे टाइम पूछ लूँ तो टाइम किस तरीके से निकालोगे आप? तो टाइम हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। बात खत्म। अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। 3 लोग हैं ABC, ठीक है। फर्स्ट ने क्या किया, इन्होंने एक टाइम, सबसे पहले कालावधि का अनुपात यानी टाइम का रेशियो दे रखा है 3:2:7। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया मेरे को। क्या रेशियो है? 4:3:14 है कि नहीं है? अब ये मुझसे पूछ क्या रहे हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या समझाया, कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है? 4, टाइम कितना है? 3। इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है? 3, टाइम कितना है? 2। प्रॉफिट कितना गिवन है? 14, टाइम कितना है? 7। अब आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। पहले तो ये इससे इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 3 है, 2 है। रेशियोज़ को कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता फ्रैक्शन के अंदर, तो अपने को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम है और उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ में। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी ए का रेशियो कितना आ गया? 8। इसी तरीके से 2 3 जा 6, यानी इसका रेशियो बी का रेशियो कितना आ गया? 9। और ये जो है 6 × 2, यानी ये कितना बन जाएगा? 12। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8:9:12, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अपने पास में 3 नल दिए हैं जिनका डायमीटर यानी व्यास अपने को गिवन है कि वो 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी मेरे भाई इनके द्वारा ये जो 2, 3, 4 है ना, ये डायमीटर, ठीक है ना, ये तो डायमीटर है, लेकिन इनके द्वारा इनकी जो कैपेसिटी है ना वो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर है, यानी 4, 9 और 16 के बराबर है।
मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर अपन टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाएं तो ये उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। कोई आदमी 4 काम कर सकता है, कोई आदमी वही काम 9 में कर सकता है, और कोई आदमी वही काम 16 में कर सकता है। यानी दिनों की बात करूँ, घंटों की बात करूँ, कैसे भी ले लो आप इसको। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं कि टोटल काम कितना है या फिर टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे अपने को टंकी दे रखी है, यानी टंकी में टोटल कितनी कैपेसिटी होगी। तो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। अपने पास में एलसीएम कितना है, 144, ठीक है। यानी अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे निकालना है टाइम। तो मैं क्या करूँगा, टोटल कैपेसिटी में से इंडिविजुअल की, ठीक है ना, कि इसको ये पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको लगेगा 36 मिनट। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको कितना टाइम लगेगा, 16 आवर्स। इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 9 मिनट्स, या फिर जो आवर्स में हो या मिनट्स में हो किसी भी तरीके से, तो इसको लगेगा 9। अब मेरी बात सुनो, इसने क्या बोल रखा है, यदि सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है, 81 मिनट में। सबसे बड़ा नल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये टोटल कितने मिनट में भर सकता है, 81 मिनट में। जबकि अपने को दिया हुआ कितना है, 9। यानी 9 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 डिवाइड बाई 9 यानी 9। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। यानी मेरी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 144 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। और अब मुझसे पूछा क्या है कि एक साथ इन सबको खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। अब मेरे भाई ये जो भरेगी, ठीक है ना, ये इनके कैपेसिटी यही नहीं है क्या, इंडिविजुअल, ठीक है। यानी 4 + 9 + 16 यानी टोटल कितना टाइम, 29। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सोल्व कर लेना, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए आपको बता देता हूँ। 44 20/29 इसका आंसर है। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी रैंडमली, यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली चुना जाता है, तो इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता सिंपल सी चीज़ क्या है कि फेवरेबल आउटकम, ठीक है। यानी जो चीज़ मुझे चाहिए, फेवरेबल आउटकम डिपेंड और अपॉन टोटल आउटकम, यानी वो टोटल में ये कुछ जाना पहचाने लग रहा है आपको, नहीं भी लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद कर लो। फेवरेट आउटकम डिवाइड करते हैं अपन किससे, टोटल आउटकम से। अब मुझे ये बताओ, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम क्या चीज़ है। टोटल आउटकम मतलब किसी जार के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं। तो ध्यान से देखो, 6 + 8 + 4 + 3, यानी मेरे पास टोटल कितनी बॉल हैं, 21 बॉल्स हैं। यानी टोटल आउटकम मेरे पास में कितने हैं, 21। अब उसमें से मुझे क्या बोला है इसने कि इसके या तो काले रंग के। अब मेरे पास ये बताओ काले रंग की कितनी बॉल हैं इसमें, तो काले रंग की कितनी बॉल हैं, 8, ठीक है। और या फिर इसके नीले रंग की, या तो काली बॉल निकले या नीले बॉल निकले, यानी टोटल वो कितनी बॉल्स हो जाएंगी जो 21 में से निकल सकती हैं। तो मेरे पास 11 ऐसी बॉल्स हैं, ठीक है ना, 21 में से, जो या तो मैं जिनको निकालूं तो मैं इसके काले या नीले रंग के होने की ये प्रोबेबिलिटी बनाती हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। इतनी चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। यदि 2 बैंकों की ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है, तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। अब एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे समझाना आप, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छोटी सी चीज़ मुझे बताऊँ कि किसी भी क्वेश्चन को जब अपन करते हैं तो अपने को सबसे पहले उसका क्या बेस पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने को सिंपल सा फॉर्मूला पता है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। होता है कि नहीं होता। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मेरे को क्या कर दे रखा है कि 2 अलग अलग बैंकों के अंदर मैंने पैसे लगाए हैं। दोनों के अंदर क्या है, जो लगाई गई राशि है या फिर जो अमाउंट मैंने लगाया है वो क्या है, सेम है। लेकिन पहले वाला बैंक है ना, वो इसको R1% की दर से, यानी हर बैंक की एक अलग ब्याज दर हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो वो मुझे इसके ऊपर रिटर्न देगा, ठीक है। और कितने टाइम के लिए देगा, 3 ईयर्स के लिए। ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। दूसरा जो बैंक है उसके अंदर भी मैंने इतनी राशि लगाई, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज दर है वो उससे पहले वाले से कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से दे रखा है कि R1 है ना वो R2 से बड़ा है, ठीक है। और ये भी कितने टाइम्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अब मुझे ये बताओ, इन्होंने क्या बोल रखा है कि साधारण ब्याज का अंतर जो दोनों सालों के अंदर मुझे मिलने वाला, सॉरी दोनों बैंकों से मुझे जो ब्याज मिलने वाला है ना, उन दोनों के अंदर अंतर कितना है, 800 रुपये का। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले वाला बैंक जो है ना मुझे इससे 800 रुपये ज़्यादा देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करो, ठीक है ना। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 240 R1 और ये बन जाएगा 240 R2, ठीक है। और ये 800, 240 को कॉमन ले लो, 240
तो R1 माइनस R2। अब आपको पता है इवेंचुअली पूछा ये हमसे यही है कि R1 माइनस R2 कितना होगा, तो बस 240 को इधर सेंड कर दो, ये 240 है जो इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में आंसर आएगा 3/3%। इसमें कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ a radius of sphere is decreased by 48%, then by what percent does its surface area decrease? यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता दूँ इसमें, ठीक है ना। आपको पता है किसी भी गोले का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको अपन टी से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। अब मेरे भाई इसने क्या पूछा है कि एक गोले की त्रिज्या को कम कर दिया, ठीक है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % की कमी आ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुना, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि मैंने कोई चीज़ है, वो 100 रुपये की चीज़ है, उसको 125 रुपये में बेच दिया। मैंने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 125 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का मिल रहा है, 25 रुपीज़ का। अब अगर मैं आपसे परसेंटेज में इस चीज़ को पूछ लूँ, ठीक है ना, कि मुझे कितना % प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप कैसे बताओगे? आप ये बताओगे सर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा। इनका डिफरेंस तो अपन निकालेंगे कि जो बाद वाली वैल्यू है या फिर जो बढ़ाने के बाद जो जितना आया और जो मेरा पहला था, ठीक है ना, जो मेरे पास पहले से था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस ये आ गया अपॉन वो वैल्यू पहले कितनी थी, यानी इंक्रीज़ किस वैल्यू के ऊपर हुआ है, इसी के ऊपर हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 100 रुपीज़ के ऊपर मुझे 25% का प्रॉफिट मिला। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी सुनो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो पहले मेरी जो रेडियस थी वो कितनी थी, R1, ठीक है। और जो दूसरी मेरी रेडियस है उसके बाद में 48% कम करने के बाद में तो मैं मान लेता हूँ R2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले जो एरिया था 4πr1², ठीक है ना, इसमें से मुझे बाद वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नीचे क्या लिखूँगा यहाँ पे परसेंटेज के लिए कि मेरे पास पहले से कितना एरिया था, कितना चेंज आया है पहले वाले एरिया के ऊपर, यही तो परसेंटेज के अंदर चेंज है, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैं दोनों साइड से 4π कॉमन ले लेता हूँ। 4π मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, R1² माइनस R2²। और एक सेकेंड, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इसको 4πr1 से, R1² से। यहाँ पे देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया। कुछ समझ रहे हो यहाँ पे? यानी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो फर्स्ट वाली रेडियस है उसके स्क्वायर में से सेकंड वाली रेडियस के स्क्वायर को माइनस करना है और डिवाइड करना है फर्स्ट वाली रेडियस से, रेडियस के स्क्वायर से, ठीक है। तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, R1 यहाँ पे कितना कम, R1 यहाँ पे दे रखा है कि 48% कम हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि ये 100 था, ठीक है। 48% कम हुआ है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, यानी ये कितना बन जाएगा 25 और ये कितना बन जाएगा 13। R1 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 25 और R2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 13। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और यहाँ पे R1 का स्क्वायर फिर से 625 इंटू 100। इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आपके पास में आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आंसर आएगा 72.96%। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं दूसरा मेथड अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सक्सेसिव इंक्रीज़ का बताया था, यहाँ पे भी आप वही देख रहे हो कि 48% कम हो रही है। टोटल सरफेस एरिया है ना, ये ध्यान से देखो, ये 4π तो कैंसिल हो जाएगा, ये R इंटू R ये है कि नहीं है, R1 इंटू R1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव डिक्रीज़ हो रहा है कि उसकी वैल्यू क्या कर दी 48% कम कर दी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा x + y माइनस XY/100। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है 48 + 48 माइनस 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और आप इसको सोल्व करोगे तो ये 96 और यहाँ से स्क्वायर से सोल्व करके आप डायरेक्ट निकाल देना। 96 में से इसको माइनस करोगे, ये जो वैल्यू आएगी तो अपने पास में डायरेक्टली आ जाएगा। तो अपने पास में इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड अपने पास में क्या है कि अपन डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, R1² माइनस R2 वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए परसेंटेज का। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इस मेथड से जाइए, अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप इस मेथड से जाइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मान सकते हैं अपन कि ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये चीज़ समझ में आ गई आपको?
सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है अपने को कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि कोई संख्या है, मैं मान लेता हूँ 3 संख्याएं ए बी सी, ठीक है ना। तो ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% बड़ी है। मान लेते हैं तीसरी संख्या सी है, ठीक है, ये 100 मान ली मैंने। ए इससे क्या है 10% अधिक यानी 110, और ये इससे 25% अधिक है यानी 125। कुछ नहीं करना, बस आपको इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो ए और बी का। इन दोनों संख्याओं का रेशियो तो पूछा है, 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 25 यानी 22:25। सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा। दूसरा मेथड क्या है कि मैंने मान ली ए बी सी, ठीक है, तीनों। पहली क्या बोल रहा है कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 10% और 25% अधिक है। मैं मान लेता हूँ ए है वो तीसरी संख्या, ये इससे 10% अधिक है। 10% यानी ये अगर 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 से 1 अधिक है, ठीक है। तो ये जो पहली, ये सॉरी 11 यहाँ पे लिखते ना, ये जो दूसरी संख्या है ये क्या है, इससे 11 अधिक है। दूसरी बारे में क्या दिखाई दे रखा है इसने कि ये 25% अधिक है। 25% यानी 1/4, यानी 4 के ऊपर 1 ज़्यादा है, यानी ये कितनी है 4 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5। अभी देखो इधर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 10 2 जा 20 और 5 4 जा 20, ये दोनों सेम होगी, ठीक है। तो ये भी कहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। अब देखो बी और सी का रेशियो का देखो 22:25। तो दूसरा मेथड आपके पास में ये है। आपकी मर्जी आप किससे जाओ, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप इससे, इस जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो परसेंटेज से जाया करो, ठीक है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बेसिक नॉलेज कितनी है उस चैप्टर की, ये क्वेश्चन इसी के बारे में। ध्यान से पढ़ना। ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी की लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताओ। मैं सिंपल सी एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर कोई भी 3 बिंदु इस तरीके से बन रहे हैं, 3 बिंदु अपने को दे रखे हैं, देखो ए बी सी 3 बिंदु, ठीक है ना। अगर इनमें से या फिर इनके शीर्ष से मुझे कोई वर्त गुजारना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या होगी कि ये एक ट्राइंगल बनना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी कि ये एक ट्राइंगल बनना चाहिए, यानी अगर कोई भी 3 बिंदुओं से एक वर्त गुजरेगा तो वो कंडीशन क्या है कि उसके लिए वो तीनों बिंदु क्या बनानी चाहिए, ट्राइंगल। आप मेरे को एक चीज़ देख के बताओ, यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ हैं, क्या इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है? अगर आपको नहीं पता कि ट्राइंगल किस तरीके से फॉर्म होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिक वैल्यूज़ पता ही होनी चाहिए। पहली ट्राइंगल फॉर्म होने की पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब उसकी 2 साइड्स का जो सम होगा ना वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो आप इसी को सेटिस्फाई करवाओ। यहाँ पे देखो 9 और 11, 9 + 11, क्या ये 20 से बड़े हैं, ये तीसरी साइड से बड़े हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये बड़े हैं ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या 3 ऐसे बिंदु पॉसिबल हैं जिनसे मैं कोई वर्त गुजार सकता हूँ? ये ऐसे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब देखो मैं आपको एक समझाता हूँ। यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ना सबसे बड़ी वाली लाइन ये है AC, ठीक है। ये है कि 20 सेंटीमीटर। अब अगर, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ कोई ट्रायंगल, तो यहाँ से मैं AB पॉइंट वो बनाता हूँ 9 सेंटीमीटर दूर, तो वो यहीं पे बन जाएगा मेरा इसी के ऊपर। और इसी तरीके से जो CB है वो भी मेरा इसी के ऊपर आ जाएगा जो 11 सेंटीमीटर। यानी ये 3 पॉइंट हुए ही नहीं, ये तो एक सीधी लाइन हो गई। और सीधी लाइन से क्या है, इसने अपने को सीधी लाइन से पूछ रखा है या 3 पॉइंट से पूछ रखा है कि ABC 3 बिंदु इस प्रकार हैं। यानी इसने ABC से गुजरने वाले पूछा है, इसने AC से नहीं पूछा। जस्ट अ सेकेंड, बोर्ड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ, लेकिन आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये जो है ना ये पॉइंट यहीं पे बीच में बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि ABC जो पॉइंट है उनसे होकर कितने वर्त गुजरेंगे। तो मैंने आपको अभी दिखाया कि इससे कोई भी वर्त नहीं गुजरेगा। इसको गुजरने की कंडीशन क्या थी कि ये एक ट्राइंगल बनना चाहिए था। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी यहाँ पर अपने पास में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। इतनी चीज़ आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि अपने पास में 2 इक्वेशंस दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है कि 10a + b = √3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अपने पास में क्या दे रखी है कि 10a - b = 1/√3। और यहाँ पे क्या है कि जो a + b है ना, ठीक है ना, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि a जो है ना वो b से बड़ा होगा अपने पास में। और अपने को पूछ क्या लिया, a और b के मान बताओ कितने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे एक बताओ
कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा में यानी टेन कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा ये चीज़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 60 रख दूँ तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसी तरीके से टेन 1/√3 जो होती है वो टेन थीटा की वैल्यू कब होती है, तो आप कह सकते हो कि जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो, 30 डिग्री। इतनी बात आ गई समझ में। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा, ठीक है, a प्लस बी को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो यहाँ पे a प्लस बी जो है, मेरी थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, 60। इसी तरीके से a माइनस बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे कितना था, 30। ठीक है, आपको सीधा सोल्व करना आता है, सीधा सोल्व करो किस तरीके से। अगर आपको प्लस वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करो, दोनों का सम करो। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90, और डिवाइड कर दो 2 से, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इससे इसको माइनस करो। 60 माइनस 30 कितना होता है, 30, और डिवाइड कर दो 2 से, यानी दूसरी वैल्यू जो अपने पास में b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 डिग्री। कहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो ये रहा थर्ड नंबर के ऊपर, 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर बेसिक वैल्यूज़ पता है कि थीटा के 60 डिग्री रखने के ऊपर टेन की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 कितना होता है, तो अपने को पता है 1। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डायरेक्टली इस तरीके से किए जाते हैं। कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये अलजेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास में। इसमें एक इक्वेशन, दो इक्वेशन अपने को दे रखी हैं, ठीक है, और दोनों इक्वेशन की वजह से पूछ रखे हैं अपने को कि m के किस मान के लिए ये जो है ना असंख्य हल प्राप्त होंगे। असंख्य हल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी इक्वेशन है ना वो इस तरीके से बनती है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन होती है कि नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी अपने को दे रखी है इक्वेशन, वो है a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 है और ये c2 है, ठीक है ना, ये 0। तो यहाँ पे असंख्य हल के लिए कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी जो a1/a2 है ये बराबर होगा b1/b2 के, और जो b1/b2 है ना ये बराबर होगा c1/c2 के। तो आप सिंपल से यहाँ पे देखो, x के साथ में क्या आ रहा है, x के साथ में आ रहा है 17, ठीक है ना, और यहाँ पे x के साथ में कितना आ रहा है, 23। तो 17/23 b1 अपने को यहाँ पे देखो m दे रखी है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 299 है कि नहीं है। इतनी चीज़ आ गई समझ में, पक्की बात, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितने टाइम से आएगा, 23 वन जा 23, ठीक है, रिमेनिंग कितना रहा 6, तो 23 जा ये, तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 इंटू 13 कितना होता है, लास्ट में कितना आएगा 1। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ये लो। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है अपने पास में नहीं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। घन समझते हो क्या होता है, क्यूब, क्यूब मतलब डाइस, ठीक है। अपने पास में कोई ऐसा एक डाइस दे रखा है, अब उस डाइस से यहाँ पे इस छोटे से कंसेप्ट को समझना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये मैंने एक डाइस बना दिया, जैसे भी आड़ा तड़ा बन रहा है समझ जाना, ठीक है। मुझे इसमें से एक गोला यानी एक स्फेयर इससे कट करना है, ठीक है ना। अब मैं स्फेयर कट करने की, भाई साहब अगर सबसे बड़ा कट करना है मुझे, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि जो स्फेयर होगा ना वो इसकी 6 के 6 जो फेसेस हैं, फेसेस समझते हो, फलक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। जो डाइस है ना 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं फेसेस, ठीक है। तो ये जो है ना जितने भी इसके फेस हैं उनसे टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गोला, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आपको क्यूब बना के क्यूब की जगह अपन क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। ये देखो ये अरे ईमान लेना टच है, ठीक है। ये इसके चारों साइड्स को टच करेगा, तो उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो लेंथ है, ध्यान से देखो, ये जो पूरी लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर होगी कि नहीं होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो गोले का आयतन है, ठीक है ना, सॉरी गोले का जो डायमीटर है वो इसकी लेंथ के बराबर होगा, इसकी साइड के बराबर होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ठीक है। तो बस यही तो क्वेश्चन है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यानी इसका डायमीटर अपने को कितना गिवन है, 21 मीटर, ठीक है ना। इसकी जो साइड है, क्यूब की जो साइड है, यही इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। इसने दे रखा है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, 22/7, और आर क्यूब। अब आर अपन ने कितना लिया है, डी अगर 21 है तो आर कितना हो जाएगा, 21/2 होगा कि नहीं होगा। जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की आधी तो होती है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 21/2, 21/2 और 21/2।
ठीक है, डायरेक्टली सोल्व करना चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब इतना तो आपको पता है कि 21 की वैल्यू कितनी, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और ये 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। अगर मुझे 441 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप सिंपल सा क्या करो, पहले ये जो पहले वाला नंबर है इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब ये 4 और 1 को ऐड करो, 4 और 1 कितना होता है 5। अब दोनों इन नंबर्स को ऐड करो, 4 और 4 कितना होता है 8, और ये लास्ट में जो है वो इसको ऐसे कैसे लिख दो, कितना आ गया 4851। कहीं पे दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है, ये दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने दो चीज़ें सीख ली कि एक तो 11 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरी चीज़ कंसेप्ट ये कि अगर सबसे बड़ा गोला है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इसकी साइड के बराबर डायमीटर का होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक थी कि यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे दे रखा है 1 - m, ये 1 - m नहीं है, ये है 1 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है ना, एसएससी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कई लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कि वो यहाँ पे 1 - m मान के इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको समझना कि ये 1 - m नहीं है, उसकी जगह क्या है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। एक आयता पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको सिंपल वाले तरीके से बताऊँगा और आपको फॉर्मूले बताऊँगा जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले बताऊँगा। पार्क की सीमा के साथ साथ एक मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह भीतर रहता है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चारदीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जानी है। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में कोई पार्क है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर है ना, एक अपने पार्क में, आप जब पार्क में घूमते तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे है ना चारों तरफ एक रास्ता बना होता है। ठीक है ना, ब्लॉक्स बिछा रखे होते हैं इस तरीके से। ये पार्क की दीवार के साथ साथ में चल रहा है एक रास्ता है, समझ रहे हो। इसकी लेंथ, इसकी मोटाई इसने कितनी दे रखी है, या फिर यूँ कहे कि इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो ये इसने दे रखा है कि 1 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है, ये चारों तरफ इसके साथ में चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर पे 1 मीटर के ऊपर वो क्या कर रहा है, इसको वाइट कलर कर रहा है। वाइट कलर के लिए कितना खर्चा आ रहा है 2.50। तो ये पूछ रहा है कि अगर पूरी तरीके से मुझे इसको कलर करना है, इस रास्ते को पूरी तरीके से कलर करना है, तो कितने रुपए मेरे लग जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ तो क्या है, अगर अपने पास में कोई आयत दे और उसके अंदर रास्ता दे दे अपने को कि ये रास्ता है जो इस पार्क के अंदर है और दीवार के साथ साथ में चल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये जो रास्ता है, ठीक है ना, इसका अगर अपने को एरिया निकालना हो तो सीधा सीधा क्या फॉर्मूला होता है 2x l + b - 2x। यहाँ पे जो x है ना, ये क्या है, ये जो रास्ता है ना इसकी चौड़ाई, समझ गए। इसी तरीके से अगर मान लो ये हो कि ये कोई पार्क है और इस पार्क के अंदर की साइड ना हो के बाहर की साइड कोई ऐसा रास्ता जा रहा है। ठीक है, कई बार होता है ना कि पार्क के चारों तरफ भी रास्ता होता है, बाहर की साइड भी। ठीक है, तो ये बाहर वाला रास्ता है, इसका एरिया अगर अपने को निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपने को एक चीज़ चेंज करनी है, 2xl + b + 2x। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या करना है +2x। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये अंदर की साइड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह कितने मीटर चौड़ा दे रखा है 1 मीटर, बस x की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो 2 1 और यहाँ पे l + b मतलब पार्क की टोटल लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, तो 120 + 104, ये कितनी हो जाएगी अपने पास में 224 -2, और ये 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे बात समझ में, यानी अपने पास में क्या आ गया 222 जो होता है 444। इसका टोटल एरिया कितना है 444, यानी ये जो रास्ता मेरे को दिख रहा है इसका टोटल एरिया आ गया 444। और ये खर्चा कितना आएगा इसको पोतने में, 1 मीटर के अंदर अगर 2.50 आ रहा है तो 444 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1100 मीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बस अगर आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे बात समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर इसको डिटेल मेथड से करना चाहेंगे तो ये आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बेसिस है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। बारंबारता का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मुझसे क्या, सॉरी बारंबारता नहीं, यहाँ पे एक दे रखी है अपने को, बंटन दे रखा है और क्या पूछ रखा है उसका बहुलक। बहुलक मतलब मोड, नाम से पता चल रहा है कि बहुलक, ठीक है ना, बहुलक। बहुलक मतलब जो चीज़
ठीक है ना, बार बार आ रही है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे कि 5 से 10 का जो वर्ग है ना वो कितनी बार, 8 बार रिपीट हो रहा है। 10 से 15 का जो वर्ग है वो 7 बार रिपीट हो रहा है। 15 से 20 का 8 बार। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे कि 25 से 30 की जो रेंज है ना वो सबसे ज़्यादा 11 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे है ना, मेरे को अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन करना हो तो मैं सीधा सिंपल सा क्या तरीका अपनाऊंगा कि मैं ढूंढूंगा कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो इन दोनों रेंज के बीच में आएगा। क्या 35.25 25 और 30 के बीच में आता है? नहीं आता। इसी तरीके से ये भी नहीं आता, ठीक है, और इसी तरीके से ये भी नहीं आता। तो अपने पास में सीधा सीधा आंसर क्या है, 28.33। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपको डिटेल समझाऊं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्लास के अंदर अपन ने क्या किया, सारा सब कुछ कवर किया है जो सेकंड मार्च की शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। किसी क्वेश्चन का अगर कोई ट्रिक है तो वह भी मैंने आपको बताई है। अगर कोई क्वेश्चन किस तरीके से लेंथी मेथड में भी जाना हो तो वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, गुड बाय।